हाय, दिस इज विष्णु महतो। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसका है बर्नआउट। ये बर्नआउट होता क्या है? बर्नआउट 11 चरण में होता है, जो हम सुसाइड कहते हैं। उससे पहले डिप्रेशन होता है। तो आज दुनिया में एंगेजमेंट बढ़ जाने के कारण यह देखा गया है कि लोग लंबे समय तक व्यस्त रहता है। अक्सर देखा गया है कि काबिल और लगन वाले लोग जब लंबे समय तक व्यस्त रहते हैं तो वह दूसरे की जिम्मेदारी स्वीकार करने से कतराते हैं, निर्णय लेने में मुश्किल हासिल होती है और साधारण काम करना पसंद नहीं करते। यह सब बर्नआउट का नतीजा हो सकता है। बर्नआउट लक्ष्य को कमजोर बना देती है और लोगों की अंदरूनी शक्ति को कम कर देता है। इससे टीम वर्क, आपसी तालमेल, मनोबल, प्रेरणा, प्रदर्शन और शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है। इसलिए परिवार के मुखिया, परिवार के सदस्यों को बर्नआउट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। बर्नआउट किसे कहते हैं? बर्नआउट एक लंबे समय से व्यावसायिक तनाव की वजह से एक ऐसी स्थिति जिसमें भावनात्मक थकावट, दूसरों से अलग रहना और व्यक्तिगत सिद्धि, एकम्प्लिशमेंट और प्राप्ति में कमी महसूस करना। इसके अलावा जैसे लोग अपनी काबिलियत पर शक करते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि उनके काम का दर्जा खुद और दूसरों के लिए संतोषजनक नहीं है। इसका उस लोग के परिवार के लिए नतीजा होता है कि काम करने की क्षमता में कमी, सेहत संबंधी समस्याओं का बढ़ना और इनडिसिप्लिन घटनाओं की बढ़ोतरी का कारण होता है बर्नआउट। अभी बर्नआउट के क्या लक्षण क्या होते हैं? अगर आपको ये जानकारी मिल जाए, कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति बर्नआउट से गुजर रहा है? सबसे पहला, सिर दर्द, जुकाम, पेट की बीमारियां। दूसरा, लंबे समय से थकावट महसूस करना, मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करना, लंबे समय से तनाव, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, काम के कारण दबाव, नींद कम आना, प्रभावशाली ड्यूटी करने की काबिलियत में कमी, सोच में लचीलेपन की कमी, बदलाव के विरुद्ध काम करना, काम में ज्यादा समय गुजारना लेकिन हासिल कम करना। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये एक तरह का लक्षण होते हैं, सिम्टम होते हैं, जो हमें देख करके पता चलना चाहिए कि व्यक्ति अगर तनाव में है तो बर्नआउट के लक्षण की तरफ पहुंच रहा है, तो उससे पहले इसको ठीक किया जाए। अब आते हैं एक ऐसा जानकारी जो आप अगर इसको सीख लिए, समझ लिए, तो रियली आप अपने परिवार के जो व्यक्ति को बर्नआउट से स्टेज में जाने से पहले से आप सुधार कर सकते हो। आज के डेट में एक नॉर्मल कॉमन सी बात हो चुकी है, डिप्रेशन। और डिप्रेशन कहते हैं कि डिप्रेस हो गया करके, लेकिन डिप्रेशन में जाने के लिए वो 9 चरण क्रॉस करेगा तब डिप्रेशन में जाता है, और डिप्रेशन होता है 10वां चरण में। उसके बाद आता है बर्नआउट, जो कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो आज अगर आप इसको समझ जाते हैं तो रियली मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है वो सफल हो जाएगा। न्यूज में काफी कुछ मैंने देखने के बाद ये डिसीजन लिया कि ये वीडियो बनना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप दोबारा इस वीडियो को जितना बार सुनेंगे आपके लिए फायदा होगा, और जितने लोगों को शेयर करेंगे, आई होप इसमें से एक भी व्यक्ति को अगर सेव कर लिए, बचा लिए, जो इस बर्नआउट के लक्षण में पहुंचने वाला है, और पहुंचने से पहले अगर उसको इलाज कर दिए, सुधार कर दिए, तो रियली आपने एक बहुत पुण्य काम किए होंगे। तो चलते हैं, बर्नआउट की प्रक्रिया क्या होती है। मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि बर्नआउट की प्रक्रिया 11 चरण में पूरी होती है। 11 चरण। आप डिप्रेस जो शब्द आते हैं वो किस लेवल पे आते हैं आप देखिए। ओके, अगर इस लेवल को अगर सुधार कर लेते हैं तो बहुत बेस्ट होगा। स्टूडेंट, चाहे वो स्टूडेंट हो, मार्क्स के पीछे दबाव रहता है। हमेशा पेरेंट्स मार्क्स के पीछे पूछते हैं। बोलते हैं ना कि एक 3 इडियट के पिक्चर में कहा जाता था कि इस नंबर के पीछे मत भागो, काबिल बनो, सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। रियली उस स्टोरी में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। बहुत सारे स्टूडेंट को देखने के लिए मिला कि सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
तो हम उन स्टूडेंट को बचा सकते हैं। अगर हम इस वीडियो को अगर उन लोगों को शेयर करते हैं जो व्यक्ति आज पढ़ लिख करके उनके पास डिग्रियां हैं लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं है। ओके, तो चलते हैं, शुरू करते हैं पॉइंट वाइज में। पहला चीज होता है अपने आप को साबित करने का दबाव। अपने आप को साबित करने का दबाव, ये दबाव मिलता है। जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे हमें भी दबाव मिलता था कि क्या है, अगर एक रेसिंग में पार्टिसिपेट करते थे तो ये पूछा जाता था फर्स्ट आए, सेकंड आए या थर्ड आए। अगर सेकंड आ गए तो बोला फर्स्ट क्यों नहीं आए, थर्ड आए तो बोला सेकंड क्यों नहीं है, फर्स्ट क्यों नहीं आए। मतलब दबाव आता था, हमें भी प्रेशर आता था। ये दबाव धीरे धीरे हमारे बीच जो प्यार भावना की जो रिलेशनशिप रहता वो भी कट ऑफ हो जाता, हम सेल्फिश बन जाते हैं। अपने आप को साबित करने का दबाव, संस्था में कार्य करने वाला व्यक्ति अपने आप को संस्था में साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प लेता है और जब वह अपने आप को साबित नहीं कर पाता है तो उसका दृढ़ संकल्प विवशता में बदल जाता है। दूसरा पॉइंट, ज्यादा मेहनत करना। एक व्यक्ति एक दृढ़ संकल्प मजबूरी में बदल जाता है तो वह अपनी काबिलियत से ज्यादा काम करने लगता है ताकि संस्था का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो सके। तीसरा, अपनी जरूरतों को अनदेखा करना। जब एक व्यक्ति संस्था में सामान्य रूप से ज्यादा काम करने लगता है तो वह काम को चाहत में अपने परिवार व दोस्तों से दूर हो जाता है और पूर्ण रूप से अपने आप को संस्था के लिए समर्पित कर देता है। अंदरूनी मतभेद का जन्म। नेक्स्ट, अंदरूनी मतभेद का जन्म। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि जो भी वह कर रहा है वह सही नहीं है, परंतु उसे समस्या की जड़ का पता नहीं होता है, जिससे उसके अंदर अंदरूनी मतभेद पैदा हो जाता है। इस स्थिति में पहले शारीरिक सूचक जो सिम्टम सामने आते हैं, इस समय पे जब अंदरूनी मतभेद होता है, जो माँ बाप एजुकेटेड होते हैं, इस चीज के बारे में जानकारी होता है, वो उसी टाइम पे अपने बच्चे को सुधार कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई माँ बाप इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो व्यक्ति अपने बेटे को खो देता है। धीरे धीरे स्टेज बढ़ती है। चौथा स्टेज के बाद होता है पांचवा स्टेज, जो मूल्यों का पुनर्निर्धारण। इस चरण में व्यक्ति अपने आप को सभी से अलग कर लेता है, मतभेदों से बचता है और अपनी शारीरिक जरूरतों की तरफ ध्यान नहीं देता है। इसके नजरिए और मूल्यों में परिवर्तन आ जाता है। कार्य उसकी सारी शक्ति ले लेता है और मित्रों और इच्छाओं के लिए समय और शक्ति नहीं बचती है। उसके लिए नई मूल्य प्रणाली सिर्फ काम करना ही होता है और वह भावनात्मक रूप से कठोर हो जाते हैं। उभरती हुई समस्याओं के प्रति लापरवाही। नेक्स्ट, इस चरण में व्यक्ति असहनशील हो जाता है। उसे सामाजिक तौर पर मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता है। बाहर से देखने पर वह व्यक्ति गुस्सैल और नकारात्मक दिखता है। वह अपनी बढ़ती हुई समस्याओं का दोष समय और कार्य के दबाव पर लगाता है। वह उन परिस्थितियों को अनदेखा कर देता है जिसकी वजह से उसकी यह हालत हुई है। नेक्स्ट वन, विथड्रॉल। विथड्रॉल, इस चरण में सामाजिक मेलजोल बिल्कुल कम हो जाता है, जो एकाकीपन आइसोलेशन में बदल जाता है। वह शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सहारा लेना शुरू कर देता है और अक्सर दिशाहीन और आशाहीन महसूस करना शुरू कर देता है। व्यवहारिक बदलाव। सहकर्मी, परिवार, दोस्त और अन्य व्यक्ति उसके इस व्यवहारिक बदलाव को अनदेखा नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट, अंदरूनी खालीपन। ऐसा व्यक्ति अंदरूनी रूप में खालीपन महसूस करना शुरू कर देता है और इसे दूर करने के लिए वह ज्यादा खाना, सेक्स, शराब और अन्य नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। डिप्रेशन। बर्नआउट में कभी कभी डिप्रेशन भी शामिल होता है। इस चरण में व्यक्ति थका हुआ, आशाहीन और उदासीन हो जाता है और यह मानने लगता है कि भविष्य में इसके लिए कुछ भी नहीं बचा है, उसके लिए जीवन का कोई मतलब नहीं होता है और इसमें डिप्रेशन के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। बर्नआउट ये लास्ट स्टेज है। इस चरण में व्यक्ति शारीरिक और भावनात्मक रूप से टूट जाता है और जल्द ही
उसे चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। अगर वह व्यक्ति डिप्रेशन में हो तो उसमें आत्महत्या की इच्छा भी दिखाई दे सकती है, लेकिन कुछ ही लोग वास्तव में आत्महत्या करते हैं। आज अभी जो मैंने आपको बताया 11 पॉइंट मैं एक बार दोहरा देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको याद रहे। सबसे पहला था अपने आप को साबित करने का दबाव, नेक्स्ट ज्यादा मेहनत करना, नेक्स्ट अपनी जरूरतों को अनदेखा करना, नेक्स्ट अंदरूनी मतभेद का जन्म, नेक्स्ट मूल्यों का पुनः निर्धारण, नेक्स्ट उभरती हुई समस्याओं के प्रति लापरवाही, नेक्स्ट विथड्रॉल, नेक्स्ट व्यवहारिक बदलाव, नेक्स्ट अंदरूनी खालीपन, नेक्स्ट डिप्रेशन, नेक्स्ट बर्नआउट। ये जो 11 चरण है, इस 11 चरण के वजह से लोग पहुंचने के बाद कुछ लोग इसमें सुसाइड कर जाते हैं। अगर आप इस बर्नआउट को दूर करने का उपाय मिल जाए तो कैसा रहेगा। मैं इस उपाय के बारे में मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति इस उपाय को सीखे। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिसमें संस्थागत, व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर बर्नआउट को दूर किया जा सकता है। सामान्य रूप से आराम देना एक अच्छा तरीका है। इसमें स्थायी रूप से कार्य के समय को कम करना और धीरे धीरे व्यक्ति के कार्य क्षमता को बढ़ाना शामिल है। बर्नआउट को दूर करने के लिए जो उपाय हैं वो मैं सबसे पहले संस्थागत उपाय को इस्तेमाल करना चाहूंगा, जिसमें तनाव प्रबंधन का प्रशिक्षण होता है, शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा और खुले वार्तालाप को बढ़ावा देना। ये संस्थागत उपाय है जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं। और व्यक्तिगत उपाय है तो उसमें होगा समस्या आधारित तरीका और दूसरा होगा मूल्यांकन आधारित तरीका। इसमें हमें उस समस्या को इस तरीके से व्यक्तिगत खुद अपने समस्याओं के कारणों को समझने की कोशिश करता है और इस तरीके में व्यक्ति तनाव पैदा होने के कारणों पर ध्यान देता है और व्यक्तिगत स्तर पर उसे दूर कर लेता है। और मूल्यांकन आधारित तरीके में व्यक्ति तनाव पैदा करने वाले कार्रवाई का मूल्यांकन करता है और ऐसे कार्रवाइयों से दूर रहता है। तीसरा होता है सामाजिक सपोर्ट। सामाजिक सपोर्ट, सोशल हेल्प से बड़े स्तर पर बर्नआउट और तनाव संबंधी समस्याएं दूर की जा सकती है। समाज या वातावरण में एक ऐसा माहौल का बढ़ावा देना जो व्यक्ति को कार्य करने में सपोर्ट करे और साथ ही साथ एक यकीन करना कि सभी व्यक्तियों को ऐसा माहौल प्रदान हो जिसमें वे तनाव मुक्त होकर कार्य कर सकें। रियली इस जो लॉकडाउन पीरियड में, इस लॉकडाउन पीरियड में देखने का मौका मिला कि बहुत सारे लोगों ने गरीबों को बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया, हर व्यक्ति ने। और इसमें बहुत ही थैंकफुल कहूंगा कि जो मैनेजमेंट उन्होंने किया था, इसमें कोई खिचड़ी खिला रहा, कोई राशन घर पहुंचा रहा, ये क्या है। इस तनाव को दूर करने के लिए हर व्यक्ति ने एक सामाजिक सपोर्ट दिया है। थैंकफुल तो जितने भी पीपल ने इस कोरोना वायरस में सपोर्ट किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग बर्नआउट में जा सकते थे और समय रहते हुए उनको ठीक किया गया है। एक लंबे समय में व्यावसायिक तनाव के वजह से बर्नआउट की स्थिति आ सकती है और बर्नआउट से प्रदर्शन, टीम वर्क, मॉरल और लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर पड़ जाता है। इसलिए इसके बारे में जानना और सही समय पर उचित निर्णय लेना एक परिवार का सदस्य का अनिवार्य होता है, ताकि समय रहते हुए उस स्थिति को पहचाने और उस व्यक्ति को बचाया जा सके। मेरे दोस्तों, मेरा जो मैंने काफी वीडियोस, न्यूज इस तरह का देखने के बाद मुझे लगा कि यस, इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, ताकि इस वीडियो से मैं वो जानकारी दे पाऊं जो लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता है कि किस कारण से डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उससे पहले 9 चरण और होते हैं, 9 स्टेप और होते हैं। क्यों ना उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेप में ही उसको ठीक कर दिया जाए, ताकि उस डिप्रेशन का 10वां स्टेज तक ना पहुंचे। और डिप्रेशन के बाद ही तो आता है बर्नआउट, जब लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं कि उसमें सुसाइड कर ले। अगर इस वीडियो से किसी भी व्यक्ति को अगर इसमें सीखने का मौका मिला, ताकि वो अपने परिवार के लोगों का, अपने समाज के लोगों का अगर कुछ उपाय, कुछ सॉल्यूशन दे पाए, तो रियली मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा।
और मैं चाहता हूं कि आप लोग एक दूसरे को संस्था के रूप में या व्यक्तिगत रूप में या सामाजिक रूप में जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं, अभी जो समय है सपोर्ट करने का, करते रहिए। हम वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, 1-to-1 भी कर रहे हैं। लोगों को मैं हेल्प करता हूं कि आज जो ज्यादा समस्या है पैसे की, और पैसे के लिए बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, रोजगार के लिए बताते हैं, और जो एज मैं ट्रेनिंग देता हूं उस कोर्स के फ्री ऑफ कोर्स मैं चार्ज 0 पैसा में चार्ज देता हूं, सिखलाई देता हूं लोगों को, ताकि वो एजुकेट हो जाए इस लॉकडाउन पीरियड में और कमाने का जरिया डिजिटल वर्ल्ड में आकर के वो कमाना सीख जाए। एंड्रॉयड मोबाइल तो इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्ट कंज्यूमर हो चुके हैं, लेकिन मतलब स्मार्ट मोबाइल होने के बाद स्मार्ट कंज्यूमर के साथ वो इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं जो उनको करना चाहिए। उसके लिए लर्निंग बहुत जरूरी है। तो मेरे दोस्तों, जो भी वीडियो देख रहे हैं, हताश ना हो, निराश ना हो। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से हेल्प कर रहे हैं। अगर आप हमारे ट्रेनिंग शेड्यूल में आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हम आपका स्वागत करते हैं। हमारी बहुत बड़ी टीम है जिसका नाम है विनिंग टीम्स। इंडिया के साथ साथ विदेशों के लोगों को भी हेल्प कर रही है। तो इंडिया में होते हुए आप इंडिया के लोग, हम चाहेंगे कि आप विनिंग टीम के साथ शामिल हो, इसमें एजुकेशन सिस्टम में शामिल हो जाएं, जिसमें आपको एक संस्कार मिलेगा, आपको एक कमाने का जरिया मिलेगा, आपको इस तरह का तनाव में जो लोग हैं उसको दूर होने का मौका मिलता है। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि इस एजुकेशन सिस्टम के बाद जब उनकी स्टोरी हम सुनते हैं तो कहता था कि मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था, और सुसाइड जाने के टाइम पे मुझे एक व्यक्ति शख्स से मुलाकात हुआ और जिससे मेरा लाइफ को एक बड़ा चेंजमेंट आया, और आज मैं अपने परिवार के साथ अगर जिंदा हूं तो मैं उसका पूरा श्रेय विनिंग टीम को देता हूं, और विनिंग टीम का जो चीफ मेंटर है और उनके फैमिली को देता हूं। तो आई होप इस वीडियो में आपका और आने वाले समय में आपके जनरेशन के लिए लाभदायक होगा। आई होप बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिला। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।